अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एमडी कैट की कंप्लीट जर्नी बताऊंगी कि मैंने एमडी कैट की तैयारी किस तरह से की थी। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि आपने कितनी मरतबा रिवीजन की थी, आपने कितने दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कवर कर लिया था, आपने एमडी कैट से 10 डेज़ पहले किस तरह तैयारी की थी और आपने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए थे, लेक्चर्स कहाँ से लिए थे, आपने प्रैक्टिस बुक्स कौन से यूज़ की थी, ठीक है, आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो बजाय इसके कि मैं हर स्टूडेंट के कमेंट के अलग-अलग आंसर लिखती, मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने मार्क्स बता देती हूँ। मैट्रिक में मेरे आए थे 1084 मार्क्स, एफएससी में मेरे आए थे 1094 मार्क्स और एमडी कैट में मेरे आए थे 188 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह मेरा जो टोटल एग्रीगेट बना था वो 94.2 बना था और यूएचएस में जो मेरा मेरिट नंबर आया था वो मेरिट नंबर 56 आया था। तो मेरिट नंबर 56 के अकॉर्डिंग मैं इजीली किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी। लेकिन मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स जो शुरू के मेरिट्स में आते हैं, पहले 200-300 के मेरिट में आते हैं, वो मोस्टली किंग एडवर्ड को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने किंग एडवर्ड की बजाय निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया था बिकॉज़ वो मेरे घर के ज़्यादा करीब थी और इसलिए मैंने अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए निश्तर को चूज़ किया था, निश्तर को प्रेफर किया था। तो अब मैं आपको अपनी एमडी कैट की कंप्लीट जर्नी बताती हूँ कि मैंने किस तरह से एमडी कैट की तैयारी की थी। आपको अगर अपनी ऑनेस्टली स्टडी रूटीन बताऊँ एमडी कैट के दौरान तो बेसिकली 2 मंथ्स के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का सिलेबस भी कवर करना था और साथ में रिवीजन भी करनी थी। तो मेरे ख्याल से जितना कम टाइम हमारे बैच को मिला था उतना आज तक किसी बैच को नहीं मिला बिकॉज़ कोविड की वजह से हमारे जो एफएससी के एग्ज़ाम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए थे। 28 ऑफ द जुलाई को मेरा बायो का लास्ट पेपर था और उसके बाद 28 सितंबर को मेरा एमडी कैट था, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 मंथ्स का टाइम था मेरे पास तैयारी करने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों को इससे भी कम टाइम मिला था क्योंकि कुछ का 25 को एमडी कैट था, कुछ का 20 को एमडी कैट था। तो एमडी कैट जो हमारा बैच था उसका एमडी कैट जो था वो सीरीज़ में हुआ था, यानी कि सब बच्चों का एक ही दिन एमडी कैट नहीं हुआ था। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एमडी कैट होता रह गया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों का फर्स्ट को था, सेकंड को था, थर्ड को था, इस तरह पूरा महीना होता रह गया था। तो मैंने क्योंकि जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी इसलिए मुझे 28 सितंबर की डेट इजीली मिल गई थी जो कि मैंने खुद चूज़ की थी। तो अब मैं अगर आपको अपनी स्टडी रूटीन बताऊं तो सबसे पहले तो एक बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर का टाइम था वो, क्योंकि हर कोई यही कहता था कि आप लोगों के पास तो सिर्फ 2 मंथ्स है, फ्रेशर्स का तो इस दफ़ा एडमिशन ही नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास तो सिर्फ 2 मंथ्स हैं तैयारी करने के लिए, जबकि जो एमडी कैट के रिपीटर्स हैं वो तो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन खैर फिर भी तैयारी शुरू की। मैंने एमडी कैट की तैयारी के लिए किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी। अब किप्स अकेडमी में होता ये था कि 6 बजे हमारे लेक्चर स्टार्ट होते थे। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो और इंग्लिश के लेक्चर होते थे, 1-1 घंटे का लेक्चर होता था। से 10 बजे तक हमारी एकेडमी होती थी और जो हमारा टेस्ट होता था वो ऑनलाइन होता था, घर में होता था, ठीक है। घर आकर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते थे और उसी टाइम टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ जाता था। और लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारा लेक्चर होता था वो हफ़्ते में आई थिंक 1 दिन होता था या 2 दिन होता था, ठीक है, रोज़ाना नहीं होता था। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं एकेडमी जाती थी। उसके बाद सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद मैं घर आकर थोड़ी देर रेस्ट करती थी और उसके बाद 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब दोबारा मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, अब जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं सबसे पहले करती क्या थी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो वाले लेक्चर नोट्स खोलती थी जो मैंने अपने क्लास में लेक्चर के दौरान बनाए होते थे। सबसे पहले हमारा बायो का लेक्चर होता था तो मैं बायो के जो मैंने लेक्चर के नोट्स सारे लिखे होते थे क्लास में उनको मैं रिवाइज़ करती थी। उसके बाद हमारा होता था केमिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स खोलती थी, वहाँ से केमिस्ट्री के जो लेक्चर हुआ होता था उसको रिवाइज़ करती थी। देन मैं फ़िज़िक्स का करती थी, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड पे इंग्लिश का करती थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ में क्या करती थी, सेकंड चीज़ में इन चारों चीज़ों के मतलब तीनों का, इंग्लिश का नहीं, बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं यानी बायो, केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स, ठीक है, इनका जो जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा होता था, क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत कम था तो टीचर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा देते थे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा सेल बायोलॉजी का चैप्टर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर भी कभी कभी 1 घंटे में पढ़ा देते थे। तो अब उसको, उसके लेक्चर भी याद करना और साथ में उसके बुक से उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है हर कोई ये कहता था कि बस इन 2 मंथ्स के अंदर मेहनत कर लो, उसके बाद तो आपने वैसे ही आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा फ्री रहने के लिए और आराम करने के लिए।
तो फिर मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं बायो की बुक खोलती थी, जो भी लेक्चर हुआ होता था उसको बुक से रिवाइज़ कर लेती थी। देन केमिस्ट्री का भी इसी तरह से जो भी लेक्चर मैंने नोट किया होता था, नोट से रिवाइज़ करने के बाद मैं उसको दोबारा बुक से रीड करती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करती थी। उसके बाद फ़िज़िक्स का बुक से रीड करती थी एंड देन इंग्लिश के मैं दोबारा जो किप्स की प्रेप बुक होती थी वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेती थी। अब ये सारे काम करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती थी अपने टेस्ट की तैयारी, ठीक है। जो भी मेरा टेस्ट होता था उसकी तैयारी करती थी। अब क्योंकि मैंने रोज़ाना की बेसिस पर मैं अपना लेक्चर भी रिवाइज़ कर रही होती थी और बुक से भी याद कर रही होती थी, तो टेस्ट भी क्योंकि उसी सिलेबस में से होता था जो मैं पीछे सारा करती आ रही होती थी, तो टेस्ट तैयार करने में ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता था, ठीक है। तो टेस्ट मेरा जल्दी तैयार हो जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी हो जाता था, क्योंकि मैंने डेली जो मैंने अगले दिन मतलब जब मैं आती थी एकेडमी से, तो जो पिछला मेरा टॉपिक होते थे उनको भी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया करती थी साथ साथ। तो इस तरह मैं डेली रिवीजन भी करती थी, वीकली रिवीजन भी करती थी, तो मुझे टेस्ट तैयार करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपने लेक्चर्स कहाँ से लिए थे, आपने रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ किए थे, आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, ठीक है, कितने दिन आपने रिवीजन की थी, कितने टाइम्स आपने रिवीजन की थी, कितने FLPs दिए थे। तो अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो मैंने तकरीबन 2 to 3 टाइम्स रिवीजन की थी, ठीक है। अच्छा, 2 to 3 टाइम्स रिवीजन, अब आप कहेंगे कि एक तो आपके पास टाइम कम था, ऊपर से आपने 2 से 3 दफ़ा रिवीजन कैसे की। तो एक दफ़ा तो मैंने साथ साथ रिवीजन की थी, ठीक है, वो जो मैं डेली रिवीजन करती थी, एक तो मेरी वो रिवीजन हो गई। दूसरी दफ़ा मैंने कब रिवीजन की थी, दूसरी दफ़ा तब रिवीजन की थी जब मेरा सिलेबस कवर हो गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने साथ साथ रिवीजन की हुई थी, मैं डेली रिवीजन करती थी, फिर वीकली रिवीजन करती थी, तो मुझे सेकंड टाइम रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। और एक मैंने जो अपना ये मंथली रिवीजन प्लान बनाया हुआ था, ये भी मैंने फ़ॉलो किया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास पूरा एक मंथ नहीं था इसको फ़ॉलो करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपने दिन में 2 टॉपिक्स करने हैं, तो मैं दिन में 4 टॉपिक्स कर लिया करती थी, ठीक है। तो ये मुझे इस रिवीजन प्लान को फ़ॉलो करने में पूरा एक मंथ नहीं लगा, बल्कि कम दिन लगे थे, ठीक है, 2 वीक्स लगे थे। तो 2 वीक्स में मैंने इस तरह भी रिवीजन कंप्लीट कर ली थी, और तो इस तरह मेरी 2 से 3 दफ़ा रिवीजन हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों के पास 1 मंथ का टाइम है और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आप इस रिवीजन प्लान को 1 मंथ में डिवाइड कर लें। लेकिन अगर आपके पास 1 मंथ का टाइम नहीं है, तो आप इस रिवीजन प्लान को कम दिनों में कर लें, लेकिन आपने करनी रिवीजन इसी तरह से है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, क्योंकि इस तरह रिवीजन करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। दूसरी बात, अगर मैं प्रैक्टिस की बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था कि प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी। तो मैंने प्रैक्टिस किप्स की प्रैक्टिस बुक से की थी। सबसे पहले तो मैंने उसी को ही अपना मेन जो प्रैक्टिस करने की बुक्स थी, मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक्स को ही रखा था। सेकंड नंबर पे मैंने डोगर्स की बुक थी मेरे पास एक, लेकिन वो मैंने MD कैट के दौरान यूज़ नहीं की थी। वो मैं MD कैट से पहले जब मैं FSC में थी, तब मैं उसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया करती थी। तो मेजर जो मैंने प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था, वो मैंने किप्स के टेस्ट्स और किप्स की प्रैक्टिस बुक्स, बस इन दोनों सोर्सेज़ को ही मैंने मेजर जो प्रैक्टिस है उसके लिए यूज़ किया था। लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग MD कैट के दौरान मैंने यूट्यूब से कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे, ठीक है। किप्स में जो हमारे सर लेक्चर देते थे, उन्हीं को ही मैं गौर से सुनती थी और उन्हीं से ही नोट्स बनाती थी। लेकिन FSC के दौरान जब कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करने होते थे, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब से लेक्चर्स देखे थे, लेकिन मैं मोस्टली इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर्स देखती थी, ठीक है। फ़िज़िक्स वाला मैंने आपको बताया है, वहाँ पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। उस टाइम बायो के लेक्चर्स नहीं होते थे, लेकिन अब मैंने उनका चैनल विज़िट किया था, तो अब वहाँ पर बायो के लेक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अनअकैडमी इंडिया का एक चैनल है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा चैनल है। तो अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं, तो आप वो लेक्चर ज़रूर लें, अगर जिन जिन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। बाकी जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर लेना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, तो इन यूट्यूब चैनल से वो ले सकते हैं लेक्चर्स। बाकी भी आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर MD कैट की तैयारी करवाई जा रही है, तो जिस यूट्यूबर की भी आपको समझ आती है, आप उसके लेक्चर्स ले लें। इसके अलावा सिलेबस कितने दिन पहले कवर कर लिया था, तो मैंने आपको बताया कि 28 सितंबर को मेरा MD कैट था और 2 से 3 सितंबर तक हमारा किप्स में सिलेबस कवर हो गया था, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे हालात हैं आप लोगों के एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बैच था, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिला था। आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो इस ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपका बहुत अच्छा मेरिट बने और आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए।
सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो ये था कि आप कैसे मैनेज करती थी रिवीजन को भी, प्रैक्टिस को भी और साथ में बुक रीडिंग को भी और टेस्ट तैयार करने को भी। तो बच्चों, जब आप लोगों ने डेली रिवीजन की हुई है और जब आप डेली की बेसिस के ऊपर अपना पिछला भी रिपीट करें, वीकली बेसिस पे भी अपना पिछला याद करें, तो टेस्ट भी तो उसी सिलेबस में से ही आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो आप याद कर चुके हैं और दोबारा उसको याद करें। तो टेस्ट को लेकर कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट आपके उसी सिलेबस में से आएगा जो आपको करवा दिया गया है अकेडमी में और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 घंटे बैठकर आपने उसकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेनी है, तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा हुआ था कि आप ही हमारे 40 तक मार्क्स आ जाते हैं, 50 तक मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो अब हमें बताएं कि हम क्या करें। हम एमडी कैट का जो पास पेपर्स हैं वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो एकेडमी के टेस्ट हैं उस पर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो मैं ये बात बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि जो एकेडमी में जो टेस्ट होते हैं ना, ख़ास तौर पर जो किप्स के टेस्ट होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। उनका डिफ़िकल्टी लेवल इसलिए हाई बनाया जाता है क्योंकि वो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एमडी कैट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना आपके एकेडमी के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 45 तक 50 तक मार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत होते हैं ना, मतलब 40 तक भी अगर आपके शुरू में मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 60 में से 60 की बात कर रही हूँ कि उसमें तो मोस्टली 60 मार्क्स का टेस्ट होता था जब मैं पढ़ती थी। तो अगर उसमें से आपके शुरू में 40 तक भी मार्क्स आ जाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आपके वक्त गुजरने के साथ साथ मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, ठीक है, ना कि आप उससे पीछे चले जाएँ। आपके 42, फिर 43, फिर 45, फिर एक वक्त आएगा आपके 50 आने लग जाएंगे, फिर आपके 55, 56 तक भी जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं क्योंकि घर पे ही टेस्ट प्रिपेयर करके उसके बाद हम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता था, तो मैं जब अटेम्प्ट करती थी तो मेरे भी इसी तरह मार्क्स आते थे, ठीक है। कभी 50 आते थे, कभी 48 आते थे, कभी 47, कभी 45 भी आ जाते थे, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल टेस्ट होता था तो इसी तरह से आते थे। लेकिन फिर मैं क्या करती थी, जो जितने भी मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए होते थे, मैं दोबारा वो वाला टॉपिक बुक से खोलती थी, दोबारा मैं देखती थी कि मैंने क्या गलती की, कहीं मैंने फार्मूला तो गलत नहीं लगाया, या कहीं मैंने बायो की वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, या केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे भूल गया हो, या इंग्लिश के रूल्स जो मैंने गलत किए हों। तो मैं जितने भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे मैं उनको दोबारा देखती थी, ठीक है, बजाय इसके कि मैं उन क्वेश्चन से को लेकर परेशान होकर बैठ जाऊँ कि ओहो मेरे तो इतने कम मार्क्स आ गए। मैं उन गलतियों को दोबारा इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। इस वजह से मेरा जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरे मार्क्स इम्प्रूव होना शुरू हो गए, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है। फ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं पूछना कि उनके कितने मार्क्स हैं, इससे आपको सिर्फ डिप्रेशन होगा, ठीक है। मेरी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती। एकेडमी का टेस्ट कोई एमडी कैट नहीं होता जो आप उसको मार्क्स को लेकर परेशान हो जाएं। एकेडमी का टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी के लिए होता है, ठीक है। असल चीज़ तो एमडी कैट है ना, और एमडी कैट में किसने किस तरह परफॉर्म करने, ये आप इस चीज़ से नहीं पता लगा सकते कि उसके एकेडमी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि आपने प्रेशर और एंजाइटी के साथ किस तरह डील किया था। ये जो टाइम होता है एमडी कैट की तैयारी का, आई थिंक ये एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। कुछ पता नहीं होता कि एमडी कैट में अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है या नहीं होता, और आखिरी दिन तक यानी एमडी कैट वाले दिन तक हर स्टूडेंट को यही लग रहा होता है कि उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। इवन मुझे खुद भी यही लग रहा था जब मैं एमडी कैट देने जा रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, ना ही कुछ याद है, ठीक है। लेकिन जब पेपर आपके सामने आता है तो आपको बहुत सारे चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है, और आपको खुद ही आपके एमसीक्यू सॉल्व होने लग जाते हैं अगर आपने मेहनत की होती है तो प्रेशर एंजाइटी को किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले तो आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है, उसके अपने लिए बहुत सारी दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो आपका मकसद है। सेकंड चीज़, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, उन लोगों के साथ बातें करें जो आपको एनकरेज करते हैं, ठीक है, ना कि आप अपने उन टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ बैठें जो आपको डिग्रेड करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है, ये बता कर के मैंने तो इतने चैप्टर कर लिए हैं, मेरी तो इतनी अच्छी तैयारी हो गई है, मेरे तुमसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं टेस्ट में, या मेरी तुमसे ज़्यादा अच्छी तैयारी है, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम गुजारें क्योंकि ये आपके टाइम को वेस्ट करेगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर हर रोज़ एक नई खबर आई होती है कि एमडी कैट का पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, एंड वगैरह वगैरह। जो भी एमडी कैट से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो आपकी पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगी, तो आप पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहें, जो भी नोटिफिकेशन आएगा। बाकी आप इर्द गिर्द की खबरों पर कोई ध्यान ना दें।
तो उसके बाद एमडी कैट के दिन की बात करते हैं। एमडी कैट वाले दिन मैंने सुबह सुबह कुछ, जो मैंने आपको बताया था, फ़िज़िक्स की कुछ वैल्यूज़ थी, कुछ यूनिट्स थे, इसी तरह से केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने रिवाइज़ किए। उसके बाद मैंने एमडी कैट से 1 घंटा पहले फिर मैंने बुक्स रख दी। मैंने कहा बस अब जितनी तैयारी करनी थी कर ली, ठीक है, अब मज़ीद नहीं पढ़ना चाहिए। और आपने ये गलती नहीं करनी कि आप एमडी कैट के सेंटर तक अपनी बुक साथ लेकर जाएं, ठीक है। बुक्स आपने घर ही रख कर जानी है। जितना आपने पूरा 2-3 महीनों में पढ़ा है, ठीक है, उसको आप दोबारा 1 घंटे में रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए एमडी कैट वाले सेंटर तक तो बुक लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना ही वहाँ पर आपको अंदर बुक ले जाने की इजाज़त होगी और ना ही आपको दोबारा कुछ रिवाइज़ करने का टाइम मिलेगा। यही होगा कि बुक को देख देख के आपकी टेंशन मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई भी आपका टेस्ट हो, आपका बोर्ड का पेपर हो, आई विल रिकमेंड कि उससे 2 से 3 घंटे पहले आप प्लीज़ अपनी बुक्स रख दिया करें, ठीक है। ज़्यादा ना हो तो कम से कम 1 घंटा पहले अपनी बुक्स को बंद कर दिया करें, ठीक है, किसी भी टेस्ट से पहले या किसी भी एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद एमडी कैट का पेपर हुआ, एमडी कैट का पेपर सॉल्व किया। उसके बाद उस टाइम हमारा रिज़ल्ट उसी टाइम आ जाता था, यानी आधे घंटे बाद आ जाता था। लेकिन मेरा रिज़ल्ट आधे घंटे बाद नहीं आया था, मेरा रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आया था, ठीक है। 28 को मैंने एमडी कैट दिया था और 29 को मेरा रिज़ल्ट आया था। तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया एंड देन बहुत ज़्यादा सिचुएशन इस तरह की बन गई कि स्टूडेंट्स डिमांड करने लगे कि एमडी कैट रीकंडक्ट होना चाहिए। इस तरह की डिमांड्स हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 2020 में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड करते रह गए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एमडी कैट रीकंडक्ट हुआ। हाँ, 2017 में एमडी कैट रीकंडक्ट हुआ था बिकॉज उस टाइम वाज़ेह सबूत मिले थे कि एमडी कैट लीक हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी कि एमडी कैट रीकंडक्ट होगा या जो भी होगा, ये सारी बात की बातें हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला हो रहा था कि सिलेबस कब आएगा। तो सिलेबस जब भी आए, ये पीएमडीसी का मसला है, ठीक है, ये आपका हेडेक नहीं है। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करना है और तैयारी आपने फ़िलहाल 2023 के सिलेबस को फॉलो करके करनी है। बाकी आपकी एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी एमडी कैट की जर्नी बताई है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।